हेलो दोस्तों। आज हम एनटीपीसी CVT-1 1 फरवरी 2021 का शिफ्ट 2 का शोषण करवा रहे हैं। पहला सवाल देखिए। पहला सवाल क्या कह रहा है? 120 के विषम और समभाजकों की कुल संख्या क्रमशः कितनी है? मतलब सवाल क्या पूछ रहा है? 120 के कितने ओड फैक्टर और कितने इवन फैक्टर होंगे, इन्हें सवाल पूछ रहा है। सवाल क्या पूछा? 120 के कितने इवन फैक्टर होंगे और कितने ओड फैक्टर होंगे। तो कैसे निकलेगा? पहले हम निकालते हैं कि 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। कैसे निकलेगा कि 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा? जैसे 120 दिया हुआ है, सवाल क्या है? 120 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 120 है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना होगा? 120 में क्या हुआ? 20 24 बचे 120, 24 मतलब 8 3 24, 8 मतलब क्या होगा? 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5। पहले मैंने क्या किया? 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होगा? जिसका बेस हमेशा प्राइम होना चाहिए। तब इसको लिखने का 2 के पावर 3, तो हमेशा 2 के पावर 0 से शुरू करके लिखना है। 2 के पावर 0 मतलब क्या हुआ कि 2 के पावर 0 से 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3, मतलब 2 के पावर 3 है तो उसको 2 के पावर 0 से करते हुए लिखना है। फिर 3 के पावर क्या है? 1 है, तो क्या क्या है कि 0 से करके लिखना है। 3 के पावर 0, फिर 3 के पावर क्या होगा? 1। उस तरह से 5 के पावर 1 है तो पर लिखने का चाहिए 5 के पावर 0, फिर क्या होगा? 5 के पावर 1। अब हमसे सवाल क्या पूछ रहा है कि 120 के कितने इवन फैक्टर होंगे। तो कितने इवन फैक्टर होंगे निकालिए। पहले निकाल कर रहे हैं कि इवन फैक्टर कितने होंगे। इवन फैक्टर, तो इवन फैक्टर मतलब क्या हुआ कि जो 2 से नहीं कटने वाला हो। तो पर 2 के पावर 0 देखते, 2 के पावर 0 क्या होता? 1 होता, और 1 एक ओड संख्या है, इवन संख्या नहीं। मतलब 2 के पावर 0 को काउंट हमको नहीं करना है। मतलब 2 के पावर 0 को छोड़ के 2 के पावर जितने भी पावर है वो सब एक इवन फैक्टर होगा। लेकिन 2 के पावर 0 को छोड़ के, क्योंकि 2 के पावर 0 का 1 होता है, 1 एक ओड होता है, इसलिए 2 के पावर 0 को काउंट नहीं करना है। तो बाकी 2 के पावर 1 को काउंट करना है, 2 के पावर 2 को भी लेना है, 2 के पावर 3 को भी लेना है। मतलब टोटल क्या होगा? 3 संख्या होगा कि नहीं? 3 संख्या। उस तरह से 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1 के गो संख्या होगा? 2 गो संख्या। उस तरह से 5 के पावर 0 5 के पावर 1 के 2 संख्या 2, तो टोटल क्या संख्या होगा? 12 संख्या होगा कि नहीं? मतलब इवन फैक्टर की संख्या क्या होगा? 12 हो गया। अब हमको निकालने का ओड फैक्टर क्या होगा? ओड फैक्टर, ओड फैक्टर की संख्या क्या होगा? तो ओड फैक्टर मतलब जिसमें इवन काउंट नहीं करना है। तो जैसे में 2 के पास 0 1 होता है, ये हमेशा ओड होता है, तो इसको हमको काउंट करना है। लेकिन 2 के पावर 1 एक इवन हो गया, 2 के पावर 2 भी इवन हो गया, 2 के पावर 3 भी इवन हो गया। मतलब 2 के पावर 0 को छोड़ के बाकी को नहीं लेना है। मतलब सिर्फ 2 के पावर 0 को ही लेना है। तो 2 के पावर 0 मतलब एगो संख्या, तो एक लिखना है गुने 3 वाला में क्या संख्या? 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1 दो गो संख्या, तो 2 से गुना कर दो। फिर 5 वाला क्या संख्या? 2 है, तो टोटल क्या संख्या होगा? 4 होगा कि नहीं? मतलब सवाल हमसे क्या पूछा कि जब भी हमसे इवन फैक्टर पूछे तो 2 के पावर 0 को काउंट नहीं करना। मतलब 2 के पावर 0 को छोड़ के और जितने भी पावर उस सबको काउंट कर देना है, सिर्फ 2 के पावर 0 को छोड़ देना है। लेकिन जब हमसे ओड फैक्टर पूछे तो 2 के पावर 0 को काउंट करना है, बाकी पावर को काउंट नहीं करना है, क्योंकि वो सब इवन फैक्टर बना देगा। मतलब सवाल हमसे पूछा कि 120 के कितने इवन फैक्टर होंगे, तो टोटल 12 फैक्टर होंगे। 120 के कितने ओड फैक्टर हैं, तो टोटल 4 फैक्टर है। तो सवाल पूछा कि विषम और क्वाड सम पूछ रहा है,
तो पहले हमको ओड लेना के बाद इवन लेना है। तो ओड क्या होगा 4 के बाद 12। तो आंसर कौन होगा पहला ना कि दूसरा। दूसरा सवाल देखिए, ये सवाल भी एनटीपीसी का पूछा हुआ है। 45 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 4 घंटा में कितने खंभे को पार कर लेगी। दिया गया है कि रेलगाड़ी पर खंभे 50 मीटर की दूरी पर स्थित है और रेलगाड़ी यात्रा क्रम में ही एक खंभे को पार कर लेती है। सवाल का पूछ रहा कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है तो 4 घंटे में कितने खंभे को पार करेगी। यदि हर खंभे 50-50 मीटर की दूरी पर है, इन्हें सवाल पूछा। तो पहले हम निकालते हैं कि एक रेलगाड़ी 4 घंटा में कितना दूर तय किया होगा। तो स्पीड गुना टाइम, मतलब एक रेलगाड़ी 45 के स्पीड से दौड़ रही है तो 4 घंटा में कितना दूर तय कर लेगी। 4 घंटा में स्पीड गुना टाइम 45 गुना 4 मतलब 180 किलोमीटर दूर तक कर लेगी कि नहीं। एक रेलगाड़ी 45 की स्पीड से दौड़ रही है तो 4 घंटा में कितना दूर तक कर लेगी 180 किलोमीटर। अगर इसको मीटर में बदलना है तो कितना हो जाएगा 1000 से गुना करते हैं, मतलब 4 घंटा में होगा 1,80,000 मीटर दूर तक कर लेगा कि नहीं। लेकिन हर एक खंबे के बीच का गैप 50 मीटर है तो इससे हम अगर डिवाइड कर देते हैं 50 से तो संख्या निकालेगा कि नहीं। मतलब जैसे में एक रेलगाड़ी 4 घंटा में 1,80,000 मीटर की दूर तय करती है, कहते हैं कि नहीं। एक रेलगाड़ी 1,80,000 मीटर की दूर तय करती है और हर एक खंभा 50-50 मीटर की दूरी पर है, मतलब इसके बीच का दूरी का 50 मीटर है। ए से बी, मतलब ए से बी का दूरी 1,80,000 मीटर है और ए से सी का दूरी 50 मीटर है। तो कितना खंभा होगा तो इसको डिवाइड करें तो निकल जाएगा कि नहीं। मतलब ए से बी का दूरी 1,80,000 मीटर है और हर एक खंभे के बीच का गैप 50 मीटर है तो कितने खंभे होंगे। तो इसको सीधे डिवाइड कर देते हैं, निकल जाएगा कितने खंभे होंगे। तो डिवाइड करने कितना होगा 3600, टोटल 3600 खंभा होगा कि नहीं। लेकिन सवाल पूछ कर रहा है कि चौथा लाइन को ध्यान से पढ़े। चौथा लाइन क्या कर रहा कि रेलगाड़ी यात्रा क्रम में ही एक खंभे को पार कर लेती है, मतलब जैसे ही रेलगाड़ी चलना शुरू करती है ना तो एक खंभे को पार कर लेती है। तो एक खंभा को हमको और इसमें जोड़ना होगा, मतलब एक खंभा और हमको ऐड करना होगा, मतलब उसने टोटल 3600 एक खंभा को पार करेगी न कि 3600। इसलिए इसका आंसर कितना होगा 3601 होगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक, तो कुछ सवाल क्या कर रहा कि सवाल कर रहा कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर घंटा की गति से दौड़ रही है तो 4 घंटा में कितने खंभे पार करेगी। तो पहले हम क्या निकाल दिए कि 4 घंटे में उसने कितना दूर तय किया होगा। तो स्पीड टाइम उसने टोटल 1,80,000 मीटर की दूर तय किया और हर एक खंभे 50-50 मीटर के अंतर पर है तो कितने खंभा होगा। तो उससे डिवाइड कर देंगे तो टोटल 3600 खंभा होगा कि नहीं। लेकिन सवाल में लिखा हुआ कि एक खंभा को उसने रेलगाड़ी चलते हुए पार किया था, इसका मतलब एक खंभा और हमको ऐड करना होगा। तो टोटल 3600 एक खंभा होगा कि नहीं। सवाल तीसरा देखिए, ये सवाल भी एनटीपीसी का ही पूछा हुआ है। एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 39.20 है और उनमें से 3 के प्राप्तांकों का औसत 41 है तो शेष का औसत कितना होगा। सब पूछ रहा है कि जैसे में 3 का एवरेज कितना दिया हुआ है 41 दिया हुआ है और टोटल 5 का एवरेज कितना दिया हुआ 39.20 दिया हुआ। तो पूछ रहा है कि 2 का कितना होगा ना पूछ रहा है, मतलब 3 का एवरेज 41 है
और टोटल 5 का एवरेज 39.20 है, तो 2 का एवरेज कितना होगा? तो यहाँ पर डेविएशन लागू करते हैं, तो टोटल हम मान लेते हैं कितना? 39.20। टोटल हमने 49.20 मान लिए, तो 41 से जो 49.20 है कितना ज्यादा है? तो कितना ज्यादा है? 41 39 कितना ज्यादा है? 41 39 से 2 ज्यादा है, और हम 20 कम करेंगे तो कितना ज्यादा होगा? 1.8 ज्यादा होगा कि नहीं? और उसकी संख्या से गुना करके, वो संख्या 3 और बट्टे में 2, बाकी जो शेष है। तो यहाँ पर नेट इफेक्ट हमको 0 बनाना होता है, तो पहले से तो हम क्या होगा? माइनस होगा कि नहीं? कितना हो जाएगा? 39.20 माइनस 2927 2.7, तो घटाना तो कितना होगा? 36.5। यही सवाल से पूछ रहा था, कितना होगा? कुछ नहीं किया, डेविएशन लागू करते हैं। डेविएशन क्या होता है? अपने से अपन मन से कुछ भी ओवर मान लीजिए। हमने क्या किया कि 39.20 को टोटल मान लिए। अब टोटल को कंपेरिजन करें कि 41 जो 39.20 से कितना ज्यादा है, और उसकी संख्या से गुना कर देना, और जो निकाल से डिवाइड कर देना है बस। और बस नेट इफेक्ट 0 बना देना, मतलब प्लस है होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, खत्म। चौथा सवाल देखिए, इस सवाल भी एनटीपीसी का ही पूछा हुआ है। नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की आयु की 4 गुनी है। 4 वर्ष पहले उसकी माँ की आयु उसकी तत्काल आयु की 6 गुनी थी, तो दोनों के वर्तमान आयु की ज्ञात कीजिए। सवाल पूछा है। सवाल क्या है कि नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की आयु की 4 गुनी है, तो हमने माना कि नरेंद्र की आयु x है, तो उसकी माँ की आयु कितना होगा? 4x होगा कि नहीं? साफ हो कि 4 वर्ष पहले मतलब क्या हुआ कि नरेंद्र का उम्र भी 4 साल कमेगा, तो उनकी माँ का उम्र भी 4 साल कमेगा। तो इसका पूछा है कि 4 वर्ष पहले उसकी माँ की आयु उसकी तत्कालिक आयु की 6 गुनी हो जाती है। मतलब अगर नरेंद्र की आयु 1 है, तो उसकी माँ की आयु कितना होगी? 6 होगा कि नहीं? निकालिए कितना होगा? 6x माइनस 24 बराबर क्या होगा? 4x माइनस 4, तो 2x बराबर कितना हो गया? 20। तो x का मान कितना हो गया? 10 हो गया कि नहीं? तो x का मान 10 हो गया, तो x क्या? नरेश का उम्र 10 साल है, और उसकी माँ का होगी 4 गुना, मतलब 40। तो कितना होगा? पहला ऑप्शन होगा कि नहीं? नरेंद्र का उम्र 10 वर्ष है, तो उसकी माँ की उम्र कितना होगा? 40 साल हो गया। यही सवाल से पूछ रहा था। 5वां सवाल देखिए, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर एक धनराशि 5 वर्ष में मूल धनराशि के 8/5 के बराबर हो जाती है? तो हमने क्या माना कि प्रिंसिपल अगर 5 था, तो 5 साल में कितना हो जा रहा है? 8 हो जा रहा है कि नहीं? हमने माना कि प्रिंसिपल 5 यूनिट था, तो 5 साल में कितना हो जा रहा है? 8 यूनिट हो जा रहा है कि नहीं? तो ब्याज कितना मिल रहा है? 3 यूनिट का ब्याज मिल रहा है कि नहीं? मतलब 5 साल में 3 यूनिट का ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में कितना यूनिट का ब्याज मिलेगा? 3/5। मतलब 5 साल में उसको 3 यूनिट का ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 3/5। अगर इसको प्रिंसिपल से हम डिवाइड करते हैं और गुना 100 कर देंगे, तो रेट निकलेगा कि नहीं? ताकि 1 साल का ब्याज ही तो रेट होता है, तो 1 साल का ब्याज 3/5 है। इसको अगर प्रिंसिपल से डिवाइड कर 100, तो रेट निकल गया। कितना होगा? 12%। ये तो सवाल पूछ रहा था कितना? 12%। ब्याज क्या होता है? 1 साल में का रेट ही तो ब्याज होता है, तो 1 साल में जितना उस ब्याज पर उसका रेट हो जाएगा। तो हमने क्या किया? 1 साल का ब्याज निकाल दिया। 1 साल का ब्याज गुना प्रिंसिपल गुना 100, रेट हो गया। 5वां सवाल देखिए, बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर 5% की छूट देता है। किसी वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए
अंकित मूल क्रियामूल से कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए ना। सवाल पूछता है कि हमने माना कि क्रियामूल से कितना परसेंट अधिक अंकित मूल होना चाहिए। तो हमने माना क्या चाहिए कि क्रियामूल अगर सीपी है तो मार्क प्राइस क्या होगा एमपी। तो इसने अगर x% मार्कअप किया होगा और इस पर क्या कर रहा है, इसने मार्क प्राइस पर 5% का छूट दे रहा है। मार्क प्राइस पर उसने 5% छूट दे रहा, तो एसपी में बेच रहा होगा, तो उसने कितना लाभ कमा रहा है 10%। सवाल पूछ रहा है, सवाल क्या हुआ कि 1% उसने मार्कअप किया और उसमें उसने 5% छूट दे रहा, तो लाभ कितना कमा रहा 10% कमा रहा, तो उसने कितना मार्कअप किया ना सवाल पर सक्सेसफुल सवाल होगा कि नहीं। तो x -5 माइनस x गुना 5 बटे 100 बड़ा होगा 10। सक्सेसिव लाभ कर देना है a प्लस बी माइनस ए गुना बी बटे 100 सक्सेसिव का सवाल हो गया। 5 से काटेंगे तो 20, कितना हो गया 19x बटे 20 15। तो x का मान कितना हो गया 300 बटे 19। 319 बटे एक मतलब कटेगा एक मतलब 110 110, तो 19 बचे 95। 110 में से 95 घटा कितना होगा 15, तो 15 बटे कितना होगा 19, मतलब 15.19% का मार्कअप किया होगा कि नहीं। तो सी ऑप्शन होगा कि नहीं, ये आपसे पूछ रहा था। 7वां सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, मिस अनुपात निकालना। मिस अनुपात कंपाउंड रेशियो, तो कंपाउंड रेशियो निकालते कैसे, ए बटे बी गुना बी बटे सी गुना सी बटे डी, इन्हें होता है कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए। मतलब जैसे कंपाउंड रेशियो निकालना मिस अनुपात, तो क्या होता है ए बटे बी गुना बी बटे सी, सबको क्या करना गुना कर देना, क्या होगा 45 बटे 75 गुने 3 बटे 5 न होगा ए बटे बी गुना बी बटे सी 3 बटे 5 गुने 51 बटे 68 गुने 256 बटे 81। जब मिस अनुपात पूछे तो ए बटे बी कर देना गुने बी बटे सी गुने सी बटे डी, मतलब सभी को गुना कर देना बस। तो हमने क्या किया, सब गुना कर दिया, काटिए कितना होगा 45 दिया 15 25 75, 3 3 9 9 में 81, 3 और 3 मिलकर 9 बन गया, 9 में 81, 17 दिया 51, 17 चौके 68 और 4 से इसको काटे कितना होगा 6 चौका 24, 4 चौका 16, फिर 3 से काटे कितना होगा 3 3 9, मतलब उससे कितना हो गया 64 बटे 25 दिया 75। और ये सवाल तो पूछ रहा था आपसे, जब मिस अनुपात पूछे तो कुछ न सभी को खैर गुना कर देना, ए बटे बी गुना बी बटे सी गुना सी बटे डी, सबको गुना कर देना। 8वां सवाल देखिए, ये सवाल एनटीपीसी का ही पूछा हुआ। एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है। यदि त्रिभुज की एक भुजा x है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल पूछा, सवाल क्या करा कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त, अंतर्वृत्त मतलब क्या हुआ कि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त खींचा गया और उस वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया गया। सवाल कर रहा, सवाल क्या हुआ कि एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक, एक समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर एक सर्कल खींचा गया, इसके अंदर एक सर्कल खींचा गया और इस सर्कल के अंदर एक वर्ग बनाया गया है। ये सवाल कर रहा, सवाल क्या कर रहा कि एक समबाहु त्रिभुज है
उसके अंदर एक सर्कल खींचेगा, उस सर्कल के अंदर एक वर्ग बनेगा, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम निकालना पड़ेगा कि भुजा, कि उस वर्ग का भुजा कितना होगा। तो भुजा कैसे निकलेगा, जिसमें एक समबाहु त्रिभुज है, इसके भुजा कितना x है, एक समबाहु त्रिभुज, उसके अंदर एक सर्कल खींचा गया, तो उस सर्कल का रेडियस कितना होगा, भुजा बटे 2√3। एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक सर्कल खींचा गया, तो सर्कल का रेडियस क्या होगा, भुजा बटे 2√3 होगा कि नहीं। अब एक सर्कल के अंदर एक वर्ग बनाया गया, तो उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा, डायगोनल क्या होगा, तो सर्कल का व्यास होगा कि नहीं। एक सर्कल का अंदर एक वर्ग बनाएगा, तो उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा, विकर्ण मतलब क्या होगा, √2 गुना भुजा। एक वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुना भुजा, तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा, सर्कल के व्यास के बराबर होगा कि नहीं। सर्कल का व्यास मतलब 2 गुना रेडियस, 2r, तो r कितना है 2/√3 है कि नहीं। तो यहाँ से भुजा कितना निकल गया, x/√6, भुजा x/√6 हो गया। तो एरिया कितना होगा, भुजा स्क्वायर x² बटे 6। और ये तो सवाल आपसे पूछ रहा था, बी ऑप्शन होगा कि नहीं। सवाल कुछ नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसके अंदर एक सर्कल खींचेगा और उस सर्कल के अंदर एक वर्ग बनाएगा, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के पहले हमको भुजा निकालना पड़ेगा। और भुजा कैसे निकलेगा, तो पहले हमने क्या किया कि एक समबाहु त्रिभुज के एक सर्कल खींचा हुआ, तो उस सर्कल का पहले रेडियस निकाल दिए। तो रेडियस क्या होगा, तो भुजा बटे 2√3 होगा कि नहीं। उसके बाद क्या निकाला कि एक सर्कल के अंदर एक वर्ग खींचा गया, तो उस वर्ग का डायगोनल क्या होगा, मतलब उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा। तो विकर्ण क्या होगा, तो सर्कल का व्यास के बराबर होगा कि नहीं। तो दोनों को इक्वल करके निकाल दिए। 9वां सवाल देखिए, एक बिजली के खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है जब इसे देखने वाला व्यक्ति अपनी आरंभिक स्थिति से 30 मीटर खंभे की ओर बढ़ता है, तो उस बिजली के खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। सवाल पूछा, सवाल क्या करें कि एक बिजली के खंभे का उन्नयन को 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो सवाल क्या करें कि जैसे मैं ये है, पहले इसका उन्नयन कोण कितना था, 30 डिग्री था, अब क्या हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है। सवाल है 30 से 60 डिग्री है, और ये कितना लेंथ है, 30 मीटर है। तो मान के चलते कि ए है, ये बी है, सी है, डी है। तो पूछ रहा है क्या कि खंबे की ऊंचाई क्या होगी ना, सब पूछ रहा है। सवाल क्या करा कि एक बिजली के खंबे के उन्नयन को 30 से 60 डिग्री होता है, मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति जब सी पॉइंट पर था तो उसके बीच उन्नयन को 30 डिग्री बना था, लेकिन जैसे ही वह खंभे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, मतलब वह डी पॉइंट पर पहुंचा, तो उसके उन्नयन को 60 डिग्री हो गया। तो पूछा कि खंभे का ऊंचाई क्या होगा ना, सब पूछ रहा। सवाल क्या करा कि एक व्यक्ति जब सी पॉइंट पर था तो उसका उन्नयन को 30 डिग्री बना था, लेकिन जैसे वह खंभे की तरफ बढ़ना शुरू किया, मतलब डी पॉइंट पर पहुंचा, तो उसका उन्नयन को 60 डिग्री बन गया। तो पूछे क्या रहा कि खंभे की ऊंचाई क्या होगा। तब पर देखे तो कि बी का कोण का 90 डिग्री होगा कि नहीं, तो ये कितना होगा 30 डिग्री, 90 डिग्री तो 60 डिग्री तो 30 डिग्री हो कि नहीं। तो एक छोटा त्रिभुज को ध्यान से देखिए कि ए बी डी छोटा त्रिभुज देखिए, तो 30 के सामने क्या होगा 1 यूनिट, और 60 के सामने क्या होगा √3 हो कि नहीं। 30 60 90, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2। अब बार का त्रिभुज को देखिए, ए बी सी को देखिए, तो 30 डिग्री है, तो पूरा एक कोण 60 डिग्री का होगा कि नहीं। तो 60 के सामने का होगा 2√3, तो 30 के सामने का 1,
एक बड़का त्रिभुज को ध्यान से देखिएगा तो 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 होगा कि नहीं, तो 1 यूनिट का मान कितना दिया होगा, √3, तो √3 यूनिट का मान कितना होगा, 3 होगा कि नहीं। 1 यूनिट का मान √3 दिया होगा तो √3 यूनिट का मान कितना होगा, 3। तो BC का लेंथ 3 यूनिट है और BD 1 है, तो DC कितना होगा, 2। तो ये 2 यूनिट का मान कितना दिया होगा, 30 मीटर दिया होगा कि नहीं। तो सवाल पूछ कर रहा है कि खम्भे की लंबाई में था √3 यूनिट का मान पूछ रहा है, तो √3 यूनिट कितना होगा, 15 √3 मीटर होगा कि नहीं। ये सवाल पूछ रहा था, पहला ऑप्शन होगा कि नहीं सही। सवाल कुछ नहीं कर रहा कि एक बिजली खम्भा के उन्नयन को 30 से 60 डिग्री हो जाता है तो उस खम्भे की ऊंचाई क्या होगा। 10वां सवाल देखिए, इस सवाल में 37 गुने 30 मीटर माप वाले आयताकार पार्क में अंदर की ओर एक रास्ता बना हुआ है जो 570 मीटर स्क्वायर जगह घिरता है, तो रास्ते की चौड़ाई क्या होगा ना। सब पूछता है, सवाल क्या कर रहा है कि एक आयताकार पार्क है, कहा एक आयताकार पार्क है जिसके बीच में एक रास्ता बना है। का रास्ता कैसे बनाना होगा, ऐसे बनाना होगा, इस तरह से रास्ता, ये क्या होगा, रास्ता होगा। एक आयताकार पार्क है, इसके बीच में एक रास्ता बनाया हुआ, तो पूछा कि रास्ते का चौड़ाई क्या होगा, मतलब हमसे x का मान पूछ रहा है, तो इसका डैश शॉर्टकट होता है, क्या होता है, l + b - 2x इंटू 2x, और इसी का मान कितना दिया हुआ, 570 डेट होता है, याद रखना। तो l + b कितना होगा सन, 67 - 2x इंटू 2x, और इसी का मान कितना दिया हुआ, 570 दिया कि नहीं। तो यहाँ पर हमको x का मान ऑप्शन से ऐसा रखना होगा जो 570 दे दे, तो क्या रखेंगे, अगर x का मान 5 रखते हैं तो 5 × 10 कितना हो जाएगा, 57, और 5 × 10 तो 57 बन जाएगा कि नहीं। मतलब x का मान हमको ऐसा रखना है कि 570 आ जाए, तो क्या होगा, 5 होगा, बस खत्म। 11 सवाल देखिए, सवाल का पूछा है कि बिंदु ए बी और सी केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित है, तो कोण ए सी बी 47.5 डिग्री है, तो लघु वृत्तखंड चाप ए बी पर बना कोण ए ओ बी ज्ञात कीजिए। ने सवाल पूछा, सवाल क्या करें कि एक सर्कल पर ए बी सी 3 बिंदु इस प्रकार स्थित है कि ए बी चाप द्वारा परिधि पर 47.5 डिग्री कोण बना रहा है, तो ए बी चाप द्वारा सेंटर पर कितना कोण बना रहा है, सब पूछ रहा है। तो सेंटर कितना बनाएगा, परिधि का दुगुना, 47.5 का दुगुना क्या, तो 95, ये आंसर हो गया। सवाल कुछ नहीं है, सवाल क्या है कि जैसे में एक सर्कल है, ठीक, तो इस पर ए सी बी, ए है, सी है, बी है, तो ये कितना कोण बना रहा है, परिधि पर 47.5 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पूछ कर रहा है कि ए बी चाप द्वारा सेंटर पर कितना कोण बनाएगा ना, पूछ रहा है, मतलब ये कोण हमसे पूछ रहा है। तो ए बी चाप द्वारा, मतलब इस चाप द्वारा, ए बी चाप द्वारा परिधि मतलब सी पर 47.5 डिग्री कोण बना, तो सेंटर पर कितना बनाते, इसका दुगुना 95 डिग्री। यही आंसर हो गया, खत्म। जय हिंद दोस्तों। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, इसमें से घटाना, तो घटाना कितना होगा, अगर 2 में से 4 घटाना देखा यूनिट 8 आएगा, तो 8 कौन होगा, डी, एक तो दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन हो गया। मतलब 160.342 में से घटाना है, तो सिर्फ यूनिट डिजिट को मैच कीजिए, 2 में से 4 घटाइएगा तो कितना होगा, यूनिट 8, तो ये आपका आंसर हो गया। अब सवाल दूसरा देखिए, दूसरा सवाल क्या कर रहा है
कि रूट 29 16 का मान 54 दिया हुआ है। सवाल क्या हुआ कि 29 16 का मान कितना दिया हुआ, 54 दिया हुआ है। तो 29 16 का जब अंडर रूट निकालें तो 54 होगा, लेकिन कितने डिजिट पर डेसिमल दिया हुआ, तो 2 डिजिट पर डेसिमल दिया हुआ। तो इसका अंडर रूट लेंगे तो 1 डिजिट पर डेसिमल होगा कि नहीं, 5.5 होगा। फिर प्लस, फिर 29 16 का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, 54 होगा कि नहीं। लेकिन कितने डिजिट पर डेसिमल दिया, 4, तो इसका अंडर रूट लेंगे तो 2 डिजिट पर डेसिमल होगा कि नहीं, प्लस। फिर इसका देखिएगा कि अंडर रूट निकालेंगे 29 16 का तो 54, लेकिन कितने डिजिट पर डेसिमल दिया, 6, मतलब इसका अंडर रूट निकाला तो 3 डिजिट पर डेसिमल होगा कि नहीं, तो 0.54 फिर प्लस। फिर इसका अंडर रूट निकालेंगे कितना होगा, 54, तो इस पर कितना डिजिट पर डेसिमल होगा, 4। तो जब भी इस तरह का सवाल है ना, तो हमेशा डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतना मैक्सिमम, जितने डिजिट है डेसिमल के बाद जितने मैक्सिमम डिजिट है उस सभी में मैक्सिमम बना देना होगा। जैसे में डेसिमल पर 4 डिजिट है तो सभी में 4 डिजिट बना देंगे। तो इस सभी में लास्ट में क्या क्या कर देना, जीरो चिपका देना है। यहाँ भी 2 जीरो, यहाँ पर कितना 3 जीरो चिपका देना, यहाँ पर एक जीरो होगा तो इसके जोड़िएगा तो 4, और यहाँ पर जीरो जीरो मिलकर 4 बनेगा कि नहीं। फिर 5 और यहाँ पर 4, 9, तो 9 हो गया। तो ऑप्शन में देखें तो लास्ट में का सी तो दिखाई दे रहा कि जिसमें 4 और 9 दिया हुआ, मतलब हमको कुछ नहीं कि डेसिमल के बाद जितने मैक्सिमम डिजिट होगा उस सभी में उतना मैक्सिमम डिजिट बना देना होगा बस, और सबको क्या कर देना होगा, जोड़ देना होगा। इसमें फिर से सवाल एक बार देख लीजिए क्या कर रहा है। सवाल को एक बार फिर से देख लीजिए। सवाल हमने क्या कहा कि जैसे 29 16 का अंडर रूट कितना है, 54 है, 54 लिख दिए। अब हमको देखना है कि कितना डिजिट पर डेसिमल दिया, तो 2 डिजिट पर डेसिमल दिया हुआ, तो उसका अंडर रूट नहीं तो 1 डिजिट पर डेसिमल आ जाएगा कि नहीं, तो 5.4। फिर क्या हुआ, 29 16 का हम अंडर रूट निकालेंगे तो 54 आएगा, लेकिन कितने डिजिट पर डेसिमल दिया हुआ, तो 4 डिजिट पर डेसिमल दिया हुआ, तो इसका अंडर रूट निकालें तो 2 डिजिट पर डेसिमल आएगा कि नहीं, तो 0.54 आ जाएगा कि नहीं, प्लस। फिर उसके बाद फिर अंडर रूट निकालेंगे तो फिर 54 आएगा, 29 16 का फिर अंडर रूट निकाले 54 आएगा, लेकिन इसमें कितना डिजिट पर डेसिमल दिया हुआ, तो 6, तो इसका अंडर रूट निकाले तो 3 डिजिट पर डेसिमल आएगा कि नहीं, तो इसके पहले का जीरो चुका देते हैं, 0 पॉइंट इतना आएगा कि नहीं। फिर अगला पे 29 16 का अंडर रूट निकाल कितना है, 54, इसमें कितना डिजिट पर डेसिमल दिया हुआ, तो 8, 8 दिया ना है, 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 दिया तो मतलब कितना होगा, 4 डिजिट पर डेसिमल आ जाएगा कि नहीं। और इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। ऐसा पूछा, मतलब जैसे में 29 16 का अंडर रूट निकालते 54 आएगा, लेकिन डेसिमल जो दिया 8 डिजिट पर दिया हुआ, तो उसका जब अंडर रूट निकालें तो 4 डिजिट पर डेसिमल आ जाएगा कि नहीं। इस सबको क्या करना, हमको जोड़ना है। तो जब भी डेसिमल के बाद सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिजिट होगा उतना डिजिट हर संख्या में बना के करना होगा। जैसे में लास्ट में देखिए तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो हर डेसिमल के बाद 4 डिजिट बना लीजिए। जैसे में एक में 3 डिजिट है तो लास्ट में एक जीरो चिपका देते हैं, 4 डिजिट का होगा कि नहीं। इसमें देखते हैं कि 2 डिजिट है तो इसमें 2 जीरो चिपका देते हैं, 4 डिजिट हो गया। इसमें 3 डिजिट चिपका देते हैं, मतलब डेसिमल के बाद सबसे मैक्सिमम 4 डिजिट है तो सभी को मैक्सिमम 4 डिजिट बना देना होगा। अब इसको जोड़िए तो क्या होगा, जैसे में 4 और 0 और 0 मिलकर कितना होगा, 4। उस तरह से 5 4 9
9 और 0 मिलकर 9 होगा। तो सिर्फ लास्ट का दो डिजिट मैच करते हैं तो सी ऑप्शन आ जा रहा है। ये आपका आंसर होगा कि नहीं? सी ऑप्शन देखिए। तीसरा सवाल देखिए, सीता एक होटल को 20 दिन में साफ कर सकती है और रीता उसी होटल को 30 दिन में साफ कर सकती है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में साफ करेगा? तो इसका क्या कहते हैं, जैसे में सीता 20 दिन में पूरा होटल को साफ करती है और रीता उसी होटल को 30 दिन में साफ करती है, तो इसका एलसीएम लेते हैं कितना होगा? 60। तो 20 है 60, 30 दोनों के 60, मतलब टोटल 60 काम दोनों मिल के एक दिन में कितना कर रहा है? 5 यूनिट। तो 60 काम कितने दिन में करेगा? 12 दिन में करेगा कि नहीं? यही सवाल आपसे पूछ रहा था कि नहीं? 12 दिन आंसर हो गया। चौथा सवाल देखिए, यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो कोण CDA का मान निकालना है। सवाल क्या हुआ? चक्रीय चतुर्भुज मतलब क्या हुआ? एक सर्कल के अंदर चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज मतलब क्या हुआ कि जैसे में एक सर्कल है और इसके अंदर एक चतुर्भुज होना चाहिए। इन्हें चक्रीय चतुर्भुज का नियम होता है कि जैसे में A B C है और D है। चक्रीय चतुर्भुज मतलब क्या? एक सर्कल के अंदर चतुर्भुज, ठीक है, जिसमें ABC क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है तो उसका हर एक कोण कितना होगा? 60 डिग्री का होगा कि नहीं? मतलब बी कोण कितना होगा? 60 डिग्री का। एक समबाहु त्रिभुज का हर एक कोण कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। तो बी कोण 60 डिग्री का होगा कि नहीं? तो सवाल से पूछ रहा है CDA डी कोण कितना होगा? तो क्या होगा? तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है कि नहीं? तो कोण बी 60 डिग्री है तो कोण डी कितना होगा? 180 में से घटा देते हैं, 180 में से 60 घटा देते हैं, कितना होगा? 120 डिग्री का होगा कि नहीं? यही तो सवाल पूछ रहा था आपसे। पांचवा सवाल देखिए, इसका एच शेप निकालना। तो एच शेप क्या होता है? एक ऐसी मैक्सिमम संख्या जो सभी को डिवाइड कर दे। सवाल है मतलब ऑप्शन में हमको एक ऐसी मैक्सिमम निकालना है जो सभी से को डिवाइड कर दे। जैसे हम 9 चुनते हैं तो 9 12 गुना 15 को काट रहा है कि नहीं? तो 12 में देखें 3 छुपा हुआ और 15 में 3 छुपा, तो 3 3 9 आ रहा है कि नहीं? मतलब काट दे रहा है। तो उस तरह से 9 देखते हैं कि 15 और 21 को काट रहा है कि नहीं? तो 15 में भी 3 है और 21 में भी 3 है, तो 9 बन रहा है, तो ये भी काट दे रहा है। और 21 गुना 15 में भी 3 है, 9 है, तो मतलब आंसर कौन होगा? आपका 9 हो गया। ये आंसर पूछ रहा था। छठा सवाल देखिए, एक वस्तु को 390 के विक्रम को बेचने पर 20% का लाभ होता है। मतलब सवाल क्या करा कि 390 में जब हम कोई वस्तु बेचते हैं तो उसको 20% लाभ होता है। मतलब 120% का मान कितना दिया हुआ? 390 दिया कि नहीं? तो क्रम मतलब 100% का मान पूछ रहा, तो 100% का मान कितना होगा? तो सब पूछ रहा कितना होगा? तो 120% का मान 390 है, तो 1% का मान कितना होगा? 120 से डिवाइड करते हैं तो 100% का मान कितना होगा? इतना काटिए, 13 39 4 12 4 से करेगा ना 25, 25 गुना 13 कितना होगा? 15 3 दिन को 6 5 11 12 2 1 3 325, और ये आपका आंसर हो गया। सातवां सवाल देखिए, सवाल क्या करा कि A अनुपात B 3/4 है, तो पूछ रहा कि 5 माइनस 3B बटे 7 प्लस 2B का मान क्या हुआ? मतलब रेशियो देकर ही रेशियो पूछ रहा, तो क्या हुआ कि A और B का मान डायरेक्ट हमारा देते हैं कि जब भी सवाल में रेशियो देकर रेशियो ही पूछे तो A और B का डायरेक्ट वहां पर मान रख दीजिए। तो जैसे 5 है तो A का मान कितना? 3 है, तो 5 का मान कितना होगा? 15 माइनस 3B, तो B का मान
4 है तो 3b का मान क्या होगा 12 बटा में 7a, तो a का मान 3 है तो 7 का मान क्या होगा 21 माइनस 2b का मान क्या होगा 8, तो 3 बटे कितना होगा वो प्लस करा 29, तो ये आपसे पूछा 3/29, मतलब रेशियो देख के जब रेशियो पूछे तो डेट ए और बी का मान रख दीजिए बस। 8वां सवाल देखिए, ये क्या कह रहा, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजय उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हार गया, तो इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की कुल संख्या क्या होगी ना पूछते हैं। क्या कह रहा कि एक उम्मीदवार ने 37% मत प्राप्त किया तो दूसरा उम्मीदवार कितना प्राप्त किया होगा, माना कि टोटल 100% वोट पड़ा होगा, तो एक ने 37% वोट, एक को 37% मिला तो दूसरा को कितना मिला होगा 63% मिला होगा कि नहीं। एक उम्मीदवार को अगर 37% वोट मिला तो दूसरा को कितना मिला होगा 63% वोट मिला कि नहीं, तो इसने कितना वोट से हार गया होगा 26% वोट से, 26% वोट से हारा कि नहीं, और ये 26% का मान कितना दिया हुआ है 52.40। सवाल का क्या हुआ कि विजय उम्मीदवार से 5,20,000 मतों से हार जा रहा और यहाँ कितना से हारा 26% से, तो 26% का ही तो मान दिया हुआ है कि 5,20,000, तो पूछ रहा कुल, कुल मतलब 100%, तो 100% का मान कितना होगा, तो सवाल पूछा 26 दूनी के 52 दो 2,4,60 मतलब ये आएगा, आंसर हो गया। 9वां सवाल देखिए, उन गोलों के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए जिनका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ, तो गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr स्क्वायर, एक गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा 4πr स्क्वायर, और इन दोनों का रेशियो हमको कितना दिया हुआ, इसका रेशियो 1:4 दिया कि नहीं, तो यहाँ से R1 और R2 का रेशियो 1:2 निकाल सकते हैं कि नहीं, तो हमको आयतन पूछा तो आयतन क्या होगा 4/3 πr क्यू, तो 4/3 तो कट जाएगा, मतलब रेडियस का क्यू होगा इतना होगा आयतन, तो इसका क्यू पूछ रहा हमसे, तो इसका क्यू कितना होगा 1/8, ये आंसर आपसे पूछ रहा था। 10वां सवाल देखिए, यदि एक विक्रेता अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक रखता है और 20% की छूट देता है तो उसका परसेंटेज लाभ क्या होगा, इनसे पूछा है कि अगर मान लेते हैं कि सीपी अगर 100 होगा तो एमपी कितना होगा 20% ज्यादा 120। सवाल क्या कहो कि अंकित मूल्य 120 है तो इस पर वे 20% छूट दे रहा, तो बेच कितना रहा 80% में बेच रहा कि नहीं, मतलब 100 में उसने खरीदा था, 100 में उसने खरीदा था और बेच कितना रहा 120 का 80%, तो ये दोनों का रेशो निकाल देते हैं ताकि हमको लाभ निकालना है, तो लाभ होने जब परसेंटेज में निकाल तो सीधे रेशो निकालते हैं, कितना होगा 2 जीरो से 2 कर दीजिए 25 चौक 100, 4 दूनी के 8, 12 दूनी के 24, मतलब 25 का सामान वह 24 में बेच रहा, एक का हानि हो रहा कि नहीं, तो परसेंटेज में कितना होगा 1/25 गुना 100 4%, मतलब उसको 4% का लॉस हो रहा कि नहीं, और ये आंसर पूछ रहा था आपसे। 11 सवाल देखिए, जॉनी और जनार्दन खेत में किसी कार्य को 6, 12, 24 दिन पूरा करते हैं
तो तीनों मिल के कितना दिन करते हैं, तो साहब पूछ रहा सीधे एलसीएम ले लीजिए। 6 है, 12 है, 24 है। 24, 6 दूनी का 12, 6 चौका 24, सॉरी। छः चौका 24, 12 दूनी का 24, 1। तो टोटल काम हमको 24 करना है, और तीनों मिल के एक दिन में कितना काम करता है, 4 दूनी 6 7 काम। तो 24 काम कितने दिन में करेगा, 7 से डिवाइड करते हैं, कितना होगा 7 21, 3/7 दिन। और ये तो पूछ रहा था, पहला आंसर हो गया। 12 सवाल देखिए। अगला सवाल, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। इसको पहले हमको ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, कहा 6 3 9, 9 को 3 से डिवाइड करना होगा 3, माइनस 5 4 9 5 45, क्या होगा -42 होगा कि नहीं, ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, नरेंद्र एक काज को 10 दिन पर करता है और अमित 12 दिन में, तो दोनों मिल कितने दिन करेगा, तो इनको रेशियो निकाल दीजिए। 10 और 12 कैल्शियम ले लीजिए, 60, 12 25 60, सॉरी 10 छक्के 60 और 12 25 60। तो टोटल हमको काम 60 यूनिट करना है, और दोनों मिल के एक दिन में 6 5 11 काम करता है। तो 60 काम कितने दिन करेगा, डिवाइड करेगा, 11 छक्के 11 25 55, 5/11 दिन में करेगा कि नहीं, ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए। ये सवाल में क्या पता, बढ़ते क्रम लिखना। तो बढ़ते क्रम में क्या हुआ, कम से अधिक की तरफ जाना है। बढ़ते क्रम मतलब क्या, कम से अधिक की तरफ जाना है। मतलब सबसे पहले हमको कम खोजना था, कम कौन होगा, तो जो नेगेटिव हो कम होगा। मतलब 1 और 4 नेगेटिव, तो इसका मान क्या होगा, कम होगा कि नहीं। अब हमको देखना कि नेगेटिव में कौन कम होगा, 1 और 4 में। तो नेगेटिव में कौन, जिसका मान सबसे ज्यादा वो सबसे कम होता, तो सबसे ज्यादा कौन है, पहला का है कि नहीं। तो सबसे पहले पहला कम होगा, मतलब आंसर कौन होगा, मेरा चौथा। ये आंसर पूछा था। जय हिंद दोस्तों।